हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू जीरो डाउट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीरो डाउट्स में। हम लोग क्लास 8 का इंग्लिश पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा था। फर्स्ट चैप्टर आई वंडर। हम लोगों ने पूरा पोएम देख पढ़ लिया था। पूरा पोएम पढ़ के हम लोगों को ये समझ में आया था कि स्पीकर जो है एक बच्चा है जो कि फुल ऑफ क्यूरियोसिटी है। उसके माइंड में बहुत ज्यादा बचपना वाला क्वेश्चंस आते हैं, राइट। हम लोगों ने इससे आगे क्वेश्चन आंसर भी कर लिया था, ट्रू फॉल्स भी कर लिया था, बट कुछ क्वेश्चंस अभी भी रह गए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर मैं आया हूं आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो पूरा देखना, आपका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, स्टार्ट हम लोग करेंगे थिंक एंड राइट से। B.1 जो था हमारा वो हम लोगों ने कल कर लिया था और आज हम लोग करेंगे थिंक एंड आंसर, थिंक एंड राइट। ओके, तो पढ़ते हैं। थिंक ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज। आप लोग उस चीजों के बारे में सोचिए, उन चीजों के बारे में सोचिए और उन विचारों के बारे में सोचिए दैट यू एसोसिएट विथ रेन, जिसको कि आप रेन मीन्स बारिश के साथ जोड़ सकते हैं। मतलब ये कि आप जब भी बारिश का नाम सुनते हैं तो आपके मन में कौन कौन से ख्याल आती है वही आपको लिखना है, वही आपको सोचना है। एंड देन फिल इन द ब्लैंक बबल्स विद द सुटेबल वर्ड्स। और उसके बाद आपको उन विचारों को इन बबल्स में लिखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो रेन के साथ जब भी हम लोग बात करते हैं बारिश, तो बादल ऑटोमेटिक आ जाता है, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। ओके, और हम लोग जब भी रेन का बात करते हैं तो एक ख्याल आता है रेनबो का, राइट, रेनबो। उसके बाद अगर बात करें तो सर बारिश होगा, पानी तो होना ही है, तो वाटर। जब बारिश होता है तो सब कुछ गीला भी हो जाता है, मतलब वेट। वेट मीन्स गीला, WET। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम भी करते थे, आप भी करते हैं और लगभग हमारे बिहार के, हमारे इंडिया के सभी बच्चे करते हैं, क्या? बारिश के मौसम में नाव चलाना। नाव पे सवार होकर के पेपर का नाव बना लेंगे और उस पर घूमते रहेंगे, है ना? नहीं सर, हम कहाँ घूमते हैं, बस नाव घूमता है। चलिए, नाव ही तो घूमता है, तो वो क्या होगा? एक और पेपर बोट। ओके, तो यही चार चीजें हैं जो मेरे ख्याल से मेरे मन में आता है। आपके मन में अगर कुछ और आता है तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक? कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। लिख लीजिए इसे जल्दी से, फटाफट। हो गया? हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। लगभग 50 वर्ड्स में हमें आंसर को लिखना है। क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट। हमें उन चीजों का लिस्ट बनाना है जिसके बारे में कि पोएट जानने के लिए उत्सुक थे। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? द poet is curious to know that why the grass is green, why the wind is never seen, who taught the
birds to build a nest and told the trees to take rest, where he also wants to know that where the missing bit of the moon be found, where the missing bit of moon be found, and who paints the rainbow and hang the clouds in the sky। ठीक, आंसर कंप्लीट। ठीक, मतलब क्या है सर इसका? तो मतलब ये है कि द पोएट इज क्यूरियस टू नो, पोएट कवि उत्सुक थे, टू नो जानने के लिए, दैट कि वाई द ग्रास इज ग्रीन, घास हरा क्यों होता है, वाई द विंड इज नेवर सीन, हमें हवा क्यों दिखाई नहीं देता, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया, एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पक्षियों को रेस्ट करने किसने बोला। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो, वो और यह भी जानना चाहते थे, दैट कि वेयर द मिसिंग बिट ऑफ द मून बी फाउंड, जब चंद्रमा का टुकड़ा हो जाता है, जब चांद पूरा नहीं दिखता है, तो वेयर द मिसिंग बिट, कहाँ उसका टुकड़ा मिलेगा, कहाँ उसका टुकड़ा खो जाता है, एंड हु पेंट्स द रेनबो, और रेनबो किसने पेंट किया, एंड हैंग द क्लाउड्स, और बादल को किसने टांग दिया, इन द स्काई, ऊपर आसमान में। ठीक, हम लोग यही जानते थे कि पोएट क्यूरियस है, पोएट उत्सुक है। हम लोग कैसे कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि पोएट को ये जानना था कि घास हरा क्यों होता है, हमें हवा दिखाई क्यों नहीं देता, उसके बाद वो ये जानना चाहते थे कि बर्ड्स को घोंसला बनाना किसने सिखाया, और ट्रीज को रेस्ट करने किसने बोला, और ये भी जानना चाहते थे कि जब चांद पूरा गोल नहीं होता तो उसका टुकड़ा कहाँ चला जाता है। लाइटनिंग के बारे में जानना चाहते थे, स्टार्स के बारे में जानना चाहते थे, रेनबो के बारे में जानना चाहते थे, क्लाउड्स के बारे में जानना चाहते थे। आप चाहें तो सब लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप इतना भी लिख देंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। एंड वन मोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने का चांस बहुत ही ज्यादा होता है, तो आप इसे याद जरूर कर लें। ओके, लिखिए जल्दी से। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज द आई इन द पोएम, अ चाइल्ड और एन एडल्ट। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो आई है, ठीक, ये किसी किसी बुक में टी लिखा गया है। ठीक, वो एक्चुअली टी नहीं होता, वो होता क्या, आई। ठीक, तो अगर आपके भी बुक में है तो आप उसे सही कर लें।
ओके, चलिए चलते हैं। हु डू यू थिंक इज द आई इन द पोएम? आपको क्या लगता है जो आई है यानी कि जो नरेटर है वो कौन है पोएम में? अब चाइल्ड और एन एडल्ट, एक बच्चा या एक बड़ा आदमी। एडल्ट मीन्स बड़ा आदमी। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आपको ऐसा क्यों लगता है वो भी आपको बताना है। ठीक, तो एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि कहानी, कविता जो था वो एक बच्चा नरेट कर रहा था। ठीक, क्यों कर रहा था? क्योंकि क्यों हम बोल सकते हैं कि एक बच्चा नरेट कर रहा था? क्योंकि जो क्वेश्चंस थे, ठीक, जो उसका जो क्वेश्चंस था, उसके माइंड में जो क्वेश्चंस थे वो जनरली किसके माइंड में आता है? एक बच्चे के माइंड में ही आता है, एक बड़े के माइंड में वो क्वेश्चंस नहीं आते, इस वजह से। ओके, तो चलिए लिखेंगे आई इन द पोएम is a child because the questions that he raises generally the questions that he raises generally is a curiosity of a child. An adult already knows about the facts that are happening around them. ठीक, नो अबाउट द फैक्ट्स, नो अबाउट द थिंग्स लिख लीजिए यहाँ, फैक्ट्स नहीं, नो द फैक्ट्स, नोज अबाउट द फैक्ट्स that are happening in the around them. ठीक, तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि आई इन द पोएम, आई जो था इस पोएम में, इज अ चाइल्ड, वो एक बच्चा है। बिकॉज, क्योंकि द क्वेश्चंस दैट ही अराइजेस, क्योंकि पोएम में जो क्वेश्चन वो पूछता है, इज जनरली इज अ क्यूरियोसिटी ऑफ अ चाइल्ड। वो जनरली क्या है? वो समांतर रूप में क्या है कि वो एक क्यूरियोसिटी, वो एक उत्सुकता है एक बच्चे का। ठीक, एन एडल्ट, एक बड़ा आदमी, ऑलरेडी नोज अबाउट द फैक्ट्स, वो उस फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, दैट आर हैपनिंग अराउंड देम, जो कि उनके आसपास हो रहा होता है। जैसे कि आप लोग से अभी पूछा जाए कि हवा हमें क्यों नहीं दिखाई देता, आप बोलेंगे सर क्योंकि हवा में कोई कलर ही नहीं होता, तो वो नहीं दिखाई देता। आपसे अगर पूछा जाए कि घास हरा क्यों होता है, तो सर घास में एक पत्ते में एक चीज पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके वजह से घास हरा होता है। ठीक, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि बचपन में हमें नहीं पता होता, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें उन चीजों के बारे में पता चल जाता है। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आई है, जो नरेटर है, वो कौन है? एक बच्चा है। ओके, देखिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर? स्पीकर के बारे में, ठीक, स्पीकर यानी कि नरेटर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या विचार है? ठीक, तो क्या विचार है? बहुत अच्छा आदमी था ना सर, वो एक क्यूरियस बच्चा था, वो एक उत्सुक बच्चा था, बहुत ज्यादा उत्सुक था।
वो जानना चाहता था कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक, क्यों हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, इन माई ओपिनियन, मेरे विचार में, द स्पीकर was is a child, वो एक बच्चा था, who जिसका माइंड जो दिमाग जो है is full of curious क्वेश्चंस, जिसका माइंड क्या था, फुल ऑफ क्यूरियस क्वेश्चंस था, बहुत ज्यादा क्यूरियस था उसका माइंड, बहुत ज्यादा उसके पास क्वेश्चंस था। अबाउट, किस चीज के बारे में क्वेश्चंस था, क्वेश्चन था अबाउट द थिंग्स that is happening around him, ओके, अराउंड हिम, उन सारी चीजों के बारे में वो जानने के लिए उत्सुक था जो कि उसके आसपास हो रहा है। फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ही इज फुल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। अल्टीमेटली अगर हम चाहें कि एक लाइन में लिखना चाहें, हम लिख सकते हैं कि वो फुल ऑफ क्वेश्चंस था, उसका माइंड क्या था, फुल ऑफ क्वेश्चंस था, मतलब उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ओके। चलिए लिखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द क्वेश्चन इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इट्स डैड। लास्ट में, अंत में आपको क्या लगता है, अंत में जो क्वेश्चन था, ठीक, अंत में जो क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू थिंक, क्या था क्वेश्चन लास्ट में, हाँ, व्हाई इज इट नाउ डू यू सपोज दैट डैड वोंट टेल मी इफ ही नोज। तो ये जो लाइन था ये क्या बताता है, उसका क्या सोचता है वो अपने डैड के बारे में। तो हम लोगों ने पहले ही जान चुका था कि आखिरी का जो 2 लाइन है वो बताता है कि वो अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड है, मतलब थोड़ा कंफ्यूज्ड है, डाउटफुल है कि क्या उसके पापा उसको क्वेश्चन का आंसर पता होगा, और यदि पता होगा तो क्या वो बताएंगे, यही रहता है। यस सर, ठीक, आंसर लिखेंगे, the question in the end suggests that the boy is confused या doubtful, is doubtful means full of doubt, ओहो क्या हो रहा है, doubtful that whether his father या his dad knows, चलिए इधर लिखते हैं, his father knows the answers of his questions and if he knows, और अगर वो जानते होंगे, ठीक, अगर वो जानते होंगे, then would
ही आंसर देन, क्या वो उसे बताएंगे, या देन की जगह हम लिख लेते हैं ऑल द क्वेश्चन। ठीक, तो क्या है आंसर कि द क्वेश्चन इन द एंड, लास्ट में जो क्वेश्चन था, सजेस्ट दैट, बताता है कि द बॉय इज डाउटफुल, जो लड़का था वो डाउटफुल था, मतलब कंफ्यूज्ड था, दैट वेदर हिज डैड, कि उसके पिता, नोज द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस, कि उसके पिता उसके क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं या नहीं, एंड इफ, और अगर he knows, वो जानते होंगे, then would he answer all the questions, अगर वो जानते भी होंगे तो क्या वो मेरे सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, लिखिए जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं सी पे। सी है वर्ड स्टडी। ठीक, वर्ड स्टडी, वर्ड स्टडी में C.1 जो है वो है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब क्या होता है सर? दो वर्ड से मिलकर बनाइए, फ्रेजल और वर्ब। ठीक, क्या है? दो वर्ड से मिलकर बना है फ्रेजल वर्ब। ठीक, फ्रेजल वर्ब मतलब समथिंग वर्ब, वर्ब आ रहा है, तो हम लोग जानते हैं ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक, एक फ्रेजल और एक वर्ब। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब मतलब क्रिया। ठीक, क्रिया क्या होता है? तो वैसे सारे वर्ड्स जो कि हमें किसी काम के होने का बोध कराते हैं उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि वैसे सारे काम जिससे कि हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है, वैसे सारे वर्ड्स जिससे कि हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है, वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा वर्ड। जैसे सिंग, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई स्विम कर रहा है, कोई स्विम के साथ साथ कोई राइट कर रहा है, यानी कि कोई लिख रहा है। ठीक, तो ये सारा क्या होगा? ये सारा कहलाएगा वर्ड्स। ठीक, अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स क्या होता है। जब वर्ड्स के साथ जब प्रीपोजिशन जब आपस में मिल जाते हैं। ठीक, प्रीपोजिशन और वर्ब जब आपस में मिल जाते हैं तो वही दोनों मिलकर के बनाते हैं क्या? फ्रेजल। वही दोनों मिला के बनाते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक, जैसे ब्लो आउट जो आपके इस बुक में था। ब्लो एक वर्ब है, ब्लो मीन्स बहना, आउट एक प्रीपोजिशन है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जो वर्ड जो प्रीपोजिशन होता है वो आपस में मिलते तो हैं, लेकिन उसका मीनिंग बदल जाता है। उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो होगा वो ना ही वर्ड का होगा ना ही प्रीपोजिशन का होगा, वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। जैसे ब्लो का मतलब बहना, आउट का मतलब बाहर। जब ये दोनों आपस में मिलकर के फ्रेजल वर्ड बना लेते हैं तो इसका नाम हो जाता है, इसका मीनिंग हो जाता है टू एक्सटिंग्विश। टू एक्सटिंग्विश मतलब कि बुझ जाना। मतलब क्या कि ब्लो और आउट दोनों के मतलब से पूरा अलग। ठीक, लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट है C.1.1 और C.1.2। इन दोनों में क्या करना है कि आपको और भी अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स लिखने हैं और उन सब का यूज आपको सेंटेंस में करना है। तो मैं करवा दूं? चलिए करवाते हैं। C.1.2 मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सिर्फ आंसर लिख रहा हूं। जो पहला फ्रेजल वर्ब है हमारे पास वो है ब्लो अवे। ठीक, सेंटेंस में क्या यूज होगा? आई वॉज ब्लोन अवे बाय हर परफॉर्मेंस। अच्छा, ब्लोन अवे मतलब क्या? टू इम्प्रेस।
किसी से इम्प्रेस होना, ठीक। तो आई वॉज ब्लोन अवे बाय हर परफॉर्मेंस, मैं उसके परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हुआ। सेकेंड, अगर और भी एग्जांपल्स देखूं तो है एक हमारे पास ब्लो डाउन, ब्लो डाउन, ब्लो डाउन, ठीक। ब्लो डाउन का मतलब होता है नॉक विथ एयर, नॉक विथ एयर करंट। एयर करंट क्या होता है? एयर करंट मतलब बहती हवा, ठीक। बहती हवा से धक्का देना, नॉक करना मीन्स धक्का देना, तोड़ देना, ठीक। क्या होगा? हर हाउस, हर हाउस इज blown down, blown down, blown down because of rain, ठीक। सॉरी, बिकॉज ऑफ storm, ठीक। स्टॉर्म में, आंधी में उसका घर गिर गया, आंधी में उसका घर गिर गया, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप अपने से लिखेंगे। मैं कुछ और एग्जाम्पल लिखा देता हूं जिसका मीनिंग भी है, ठीक। एक है ब्लो अपॉन, क्या है? ब्लो अपॉन, ठीक। और एक है टू ब्लो वंस ट्रम्पेट, टू ब्लो वंस ट्रम्पेट, सॉरी TRUMPET, टू ब्लो वंस ट्रम्पेट। अच्छा, ब्लो अपॉन, ब्लो अपॉन का मतलब, ब्लो अपॉन का मतलब होता है टू डिफेम, टू डिफेम मतलब किसी का बेइज्जती करना, ठीक। एंड टू ब्लो वंस ट्रम्पेट मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, टू praise, to praise oneself, ठीक। मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। इस सारे को आपको, इन दोनों का आपको खुद से एक सेंटेंस में यूज करना है। लिखिए जल्दी से फटाफट। हो गया? साफ करें? चलिए, तो ये क्वेश्चन है C.1.3 का, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक। उसमें कुछ ऊपर में फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं और आपको उनमें से ढूंढ करके लिखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट है द गवर्नमेंट इज रेडी टू, ठीक। द गवर्नमेंट इज रेडी टू वाइप आउट, वाइप आउट मतलब टू रिमूव, रिमूव मतलब क्या? साफ करना, ठीक। पोलियो को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। पोलियो एक बीमारी का नाम है जो बहुत हानिकारक बीमारी है, जिसे कि खत्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट तैयार है। नेक्स्ट है ही डैश फॉर कोलकाता विथ हिज फादर, ठीक। तो ही सेट आउट, क्या होगा? ही सेट आउट, सेट आउट का मतलब है टू बिगिन अ जर्नी, जर्नी स्टार्ट करना यानी कि यात्रा स्टार्ट करना। तो वो अपने पिताजी के साथ कोलकाता निकल चुका है, रवाना हो चुका है, ओके। नेक्स्ट है डैश अ डॉक्टर टू एग्जामिन पेशेंट, तो इसमें ऑप्शन होगा कॉल आउट, कॉल आउट अ डॉक्टर, कॉल आउट टू समन मीन्स बुलाना, ठीक। तो डॉक्टर को बुलाओ टू एग्जामिन पेशेंट, ताकि वो पेशेंट को देख सके, चेक कर सके। He had to give up, he had to give up, give up, give up means to leave, छोड़ना, ठीक। He had to leave smoking, he had to give up smoking, उसे स्मोकिंग यानी कि सिगरेट पीना छोड़ना पड़ेगा, because he had breathing problems, क्योंकि उसे
ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लग गए, मतलब सांस लेने में तकलीफ होने लग गई। ओके, नेक्स्ट, डैश द लैंटर्न, पुट आउट, पुट आउट द लैंटर्न मीन्स टू एक्सटिंग्विश, मतलब बुझाना, बुझाओ किस चीज को, लालटेन को। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। एक और क्वेश्चन बताया हमारा, देखिए जल्दी से, हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है डी। डी है क्या, राइम टाइम। ठीक, हमें क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स ढूंढना है। राइमिंग वर्ड्स किसको कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स वैसे वर्ड्स को कहते हैं सर जिसको कि हम लोग अगर पढ़ें तो दोनों सेम दिखे, पढ़ने में साउंड सेम करता हो, जैसे कैट, मैट, कैप, टैप। ठीक, पढ़ते हैं तो साउंड दोनों का क्या निकलता है, दोनों का ऐसा लगता है कि दोनों सेम ही चीज है, बस कुछ अंतर होता है। ओके, तो ऐसे वर्ड्स को ही क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स। क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स। ओके, चलिए लिखते हैं। हमें करना यह है कि इस चैप्टर से ढूंढ करके कुछ राइमिंग वर्ड्स को लिखना है। ओके, तो मैंने ढूंढ के रखा है, जैसे में पहला है ग्रीन सीन, दूसरा नेस्ट रेस्ट, नेस्ट रेस्ट, तीसरा है, द थर्ड वन इज आउट अबाउट, आउट अबाउट, फोर्थ वन इज, जो चौथा है, राउंड फाउंड, राउंड फाउंड, फिफ्थ है, फिफ्थ इज स्काई हाई, स्काई हाई, and the sixth one is, and the last sixth one is suppose, suppose nose। ठीक, ये सारे राइमिंग वर्ड्स है, कौन से, जो इस पोएम में मिले हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं है। क्वेश्चन में तो ये था ही, इसके साथ साथ हमें इस सारे का एक एक और राइमिंग वर्ड लिखना है। जैसे ग्रीन सीन, इसका मैं अगर लिखूं बीन, ग्रीन सीन बीन, सबके लास्ट में इन आ रहा है ना। रेस्ट, सॉरी नेस्ट रेस्ट टेस्ट। ओके, आउट अबाउट ड्राउट। ठीक, राउंड फाउंड ग्राउंड। नेक्स्ट, स्काई हाई फ्लाई, सपोज नोज गोज। दैट्स इट, आपका चैप्टर 1 यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किसी और सब्जेक्ट के ऊपर, तब तक पढ़ाई करते रहें। मैथ्स का एक चैप्टर हो चुका है वो पढ़ लें, इंग्लिश का एक चैप्टर हो चुका है वो पढ़ लें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर कर लिए। पढ़ाई करते रहें, तब तक बाय बाय, थैंक यू।